आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है भिक्षुक कविता, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता है। तो चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निराला जी का जन्म 1886 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन में बंगाल के महिषादल ग्राम के मैदनीपुर नामक ग्राम में हुआ था तथा इनका निर्धन 15 अक्टूबर 1961 में हुआ था। निराला जी विद्रोह और क्रांति के कवि माने जाते हैं। निराला जी की कविता उनके जीवन साधना का प्रतिफल है। इनकी जो प्रथम काव्य संग्रह अनामिका एवं जूही की कली 1916 ईस्वी में निराला जी की पहली कविता मानी जाती है। यह काव्य संग्रह माना जाता है। निराला जी को हिंदी में महाप्राण की संज्ञा दी गई है। निराला जी को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है और अमेरिकी कवि वोल्ट विटमैन मुक्त छंद के जनक माने जाते हैं। उसी प्रकार मुक्त छंद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देंगे और इसके साथ ही हमने इनकी विस्तार से जो जानकारी दी है जीवन परिचय, उनका भी विस्तार से वीडियो बनाया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके आप निराला जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें संक्षिप्त में बताना है और जब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए उनका जीवन परिचय हम उतना बता नहीं सकते। तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 4 स्तंभों में से एक है निराला जी। इन्होंने स्वच्छंदता, मानवता, करुणा और सामाजिक यथार्थ को अपनी कविता का विषय बनाया है। इन्होंने जितनी भी कविता लिखी है उसमें मानवता है, करुणा है, स्वच्छंदतावाद के दर्शन होते हैं, यथार्थ के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये कवि छायावाद के भी माने जाते हैं, प्रगतिवाद के भी माने जाते हैं और प्रयोगवाद के भी माने जाते हैं। निराला जी ऐसे कवि हैं जो आलोचनात्मक सोच रखते हैं, व्यक्तिगत वेदना और सामाजिक चेतना को एक साथ लेकर चलते हैं। यानी हमने इनकी जितनी भी कविताएं देखी हैं उसमें कहीं ना कहीं आलोचनात्मक सोच दिखती है, व्यक्तिगत वेदना दिखती है, सामाजिक चेतना दिखती है। और अभी जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वो भी सामाजिक चेतना है और व्यक्तिगत चेतना भी है और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के भी दर्शन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कविता भिक्षुक। देखिए, भिक्षुक कविता वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लखुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वह मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। देखिए, इन पंक्तियों में क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। एक भिक्षुक के बारे में बता रहे हैं कि एक भिक्षुक जो व्यक्ति है वो कितना लाचार है, कितना बेबस है कि उसकी स्थिति को देखकर वो हमारे दिल के 2 टुकड़े कर देता है मजबूरी में। हाँ, मजबूरी है उसे भिक्षा मांगने की या भीख मांगने की, क्योंकि हमारे देश की स्थिति ऐसी है या उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसको भिक्षा मांगना पड़ रहा है। पर जब उसको देखते हैं और या वो देखता है कि उसकी स्थिति क्या है, तो मजबूर होकर उसे भीख मांगना पड़ रहा है। देखो, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता है, यानी उसे देखकर कलेजे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और पछताते हैं कि ये किस तरह से जीवन जी रहा है। ठीक है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, यानी उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक है और वो लकुटिया टेक यानी लकड़ी को टेक टेक के चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वह मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, मतलब भीख मांगने के लिए क्या करता है, जो अपनी पुरानी फटी झोली है उसको फैलाता है और मुट्ठी भर दाने को यानी अनाज प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, भीख मांगता है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। देखिए, साथ में दो बच्चे भी है, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हुए। देखिए, हमारे देश की स्थिति इतनी खराब स्थिति थी उस समय। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारे देश में अकाल की स्थिति आई थी और खाने के लाले पड़े हुए थे। तो उसी को आधार बनाकर
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता की रचना की थी, क्योंकि हमारे देश की स्थिति परिस्थिति उस समय उस तरह की थी कि हमारे देश में अकाल पड़ा था, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, गरीबी थी, और गरीबों की और मध्य वर्ग के लोगों की हालत इतनी खराब थी कि उस अकाल का प्रभाव सबसे सबसे ज्यादा उसी में पड़ा था कि भूख के लाले पड़ गए थे। हमारे देश में कुपोषण था और देश उस समय आज़ाद भी हो गया था, और एक कल्पना की जा रही थी कि अब देश आज़ाद हुआ तो अब हमारे सुख के दिन आएंगे, पर उस तरह की स्थिति उस समय निर्मित नहीं हुई है। तो इसी को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं लेखक कि हमारे देश में देश तो आज़ाद हो गया था, और जो हमारे देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, और हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी या हमारे देश की सरकार का क्या कर्तव्य है, उन सबको दर्शाने के लिए, या एक सामाजिक व्यंग्य भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये बताया है। साथ में दो बच्चे भी है, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हुए, यानी उस भिखारी के पास दो बच्चे भी है जो हमारे देश का भविष्य है। वह भी बेचारे बच्चे क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं और बाएं से अपने पेट को मलते हुए। और दाहिना, देखो, दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं का पीकर रह जाते, चाट रहे हैं झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने के लिए उससे कुत्ते भी हैं अड़े हुए हैं। देखिए इसमें क्या बताया है कि हमारे देश में भिखारियों की इतनी दर्दनाक या इतनी खराब स्थिति है कि भिखारी तो भिक्षा मांग रहे हैं, पर साथ में जो हमारे देश का भविष्य है, जो छोटे बच्चे भी है, वह भी भिक्षा मांग रहे हैं, और पेट को भरने के लिए, मुट्ठी भर पेट को भरने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, भिक्षा मांगना पड़ रहा है। लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए, दया दृष्टि पाने के लिए, या उनकी दया की भीख पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं और उन्हें क्या कह रहे हैं कि उनसे भिक्षा दे दो करके ऐसी गुहार लगा रहे हैं। भूख से सूख ओट जब जाते, देखो भूख से उनके ओट सूख जाते हैं, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते हैं, घूट आंसुओं का पीकर रह जाते, चाट रहे हैं झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। देखिए हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि खराब हो गई थी कि उस समय भिखारियों को भीख तक का नहीं मिल रही थी, खाने के लाले पड़े थे, तो वो चाट रहे थे झूठी पत्तल, जो झूठी पत्तल पड़ी हुई थी उसको भी वो चाट रहे थे। और जानवर भी जो है वह भी खाने के लिए झपट पड़ रहे थे, या कुत्ते बिल्ली जो भी है वो झूठी पत्तल को खाने के लिए, वो तो उनका अधिकार है, पर मजबूरी इस तरह से आ गई थी कि इंसान को भी कुत्ते का या जानवरों का अधिकार छीनकर खाना पड़ रहा था, और झूठी पत्तल में से भी खाना लेकर खाना पड़ रहा था, क्योंकि मुट्ठी भर दाने को, पेट की भूख मिटाने को इस तरह की स्थिति को करना ही पड़ रहा था। यह स्थिति, इस तरह की जो परिस्थिति थी वो मजबूर थे इस तरह की स्थिति को सुधारने के लिए नहीं कह सकते हम, इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए। तो देखिए हम इस पंक्तियों का, जो जितनी भी पंक्तियां हैं उसका एक एक अर्थ देखेंगे और उसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। यह कविता समाज की उस हृदय स्पर्शी सच्चाई को दर्शाती है जिसमें एक गरीब भिक्षुक अपने बच्चों के साथ भूख और बेबसी की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो देखिए हर एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। इसका मतलब क्या है कि भिक्षुक की हालत इतनी दर्दनाक है कि उसे देखकर किसी का भी दिल टूट सकता है। वह ग्रहण पछतावे और पीड़ा के साथ रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया इतना अर्थ। अब दूसरा देखते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, यानी यह पंक्ति उसकी अत्यधिक भूख और कुपोषण को दर्शाता है। उसका शरीर इतना कमजोर है कि पीठ और पीठ दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मतलब कि वो इतना कुपोषित व्यक्ति है, इतना दुर्बल व्यक्ति है कि उसकी पीठ और पेट एक ही हो गई, यानी उसके शरीर का ढांचा पूरा, उसके शरीर में मांस नहीं दिख रहा है बल्कि पूरा शरीर का ढांचा दिख रहा है। वो कहने का मतलब वो इतना कुपोषित व्यक्ति है, यानी उसको खाना मिलेगा ही नहीं तो पोषण कहाँ से मिलेगा, और जब पोषण नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो दुबला पतला और उसकी एक एक हड्डियां दिखेंगी। तो इसमें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं लेखक कि पेट पीठ दोनों मिलकर उस एक, यानी उस भिखारी के पीठ और पेट दोनों एक है। चल रहा लकुटिया तेग। देखिए
वह इतनी कमजोरी से ग्रसित है कि हाथ में लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही कुपोषित है, दुर्बल है और उसके शरीर की एक एक पसलियां दिख रही है। वो इतना कमजोर है कि लकड़ियां टेक टेक के चल रहा है। कौन? भिखारी। ठीक है। उस भिखारी के माध्यम से संपूर्ण संपूर्ण भारत में स्थित भिखारियों की संख्या या उनकी स्थिति को बताने का प्रयत्न किया जा रहा है इस पंक्ति के माध्यम से। भूख, देखो, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह अपनी फटी हुई झोली फैलाकर लोगों से कुछ दाने की भीख मांगता है ताकि भूख मिटा सके। साथ में दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, यानी भिक्षुक के साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो लगातार हाथ फैलाकर क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हुए, बच्चे अपने भूख से ऐठे पेट को मलते हुए चलते हैं जिससे उनकी भूख की तीव्रता दिखाई देती है ना। जब कोई व्यक्ति भूखा रहता तभी तो पेट में हाथ लगा के बोलेगा कि भाई दे 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 दे। यानी भिखारियों के बच्चों की भी स्थिति बताने का प्रयत्न किया जो हमारे देश का भविष्य है। और दाइना, देखो, और दाइना दया, दाइना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, मतलब लोगों की और ऐसी आशा दृष्टि से हाथ फैलाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ मिल जाए पेट भरने के लिए। घूंट आंसुओं का पीकर रह जाते, मतलब उन्हें कभी कभी कुछ भी नहीं मिल पाता और वे आंसुओं को ही निगल कर रह जाते हैं। यानी भिखारियों को कभी कभी भीख मिलती है, नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो ठीक है और नहीं मिलती तो उन्हें भूखे ही पेट सोना पड़ता है। चाट रहे हैं झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, यानी वे सड़क किनारे पड़ी झूठी पत्तलों को चाटने के लिए मजबूर है ताकि भूख का जो कुछ इलाज हो सके। यानी वो इतने भूखे हैं कि उनसे भूख संभल नहीं रही है और वो मजबूर है सड़क के किनारे जो झूठी पत्तल है उसे खाने के लिए, और झपट लेने के लिए उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। देखिए, इन बच्चों की हालत इतनी खराब है कि जिन झूठी पत्तलों को वो चाट रहे हैं उन्हें छीनने के लिए कुत्ते भी तैयार हैं। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि देखिए, स्थिति इतनी बेकार हो गई है कि जो लोग फेंक देते हैं, जो कुत्ते खा रहे हैं, जो जानवर खा रहे हैं, वो खाने के लिए मजबूर हैं। तो इसमें इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति इतनी खराब थी उस समय, जिस समय अकाल पड़ा था, और उस समय जो भिक्षुक है, भिखारी लोग जो है, वो मजबूर थे भिक्षा मांगने के लिए क्योंकि उनके पास रोजगार भी नहीं था और शायद मेहनत करने के साधन तो उस समय नहीं थे, या कह सकते हैं कि उनकी मजबूरी होगी क्योंकि बेरोजगारी भी थी, गरीबी भी थी, भूखमरी भी थी। जब कुछ नहीं मिल पाता है या जब व्यक्ति मजबूर हो जाता है तभी भिक्षा मांगता है। आज की बात करना वो मुश्किल है कि वो प्रोफेशनल हो गया है। मैं प्रोफेशनल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो मजबूरी से भिक्षा मांगते हैं, जो लाचार होकर भीख मांगते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कवि ने बताने का प्रयत्न किया है। देखिए, भिक्षुक कविता की क्या विशेषता है? यह भिक्षुक कविता सामाजिक यथार्थ को प्रेजेंट करती है, बताती है। यह कविता गरीबी, भूख और उपेक्षित वर्ग की वृथा को दर्शाती है। तो ये सामाजिक यथार्थ है कि इस कविता में गरीबी, भूख और जो उपेक्षित वर्ग, जो भिखारियों का एक वर्ग है या गरीबों का एक वर्ग है, उसको दर्शाने का प्रयत्न इस कविता में किया गया है। देखो, मानव करुणा, अब इस कविता के माध्यम से मानव करुणा को भी दर्शाने का प्रयत्न किया है कि कविता पाठक के भीतर करुणा और संवेदना जगाती है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं भिखारियों के प्रति करुणा और संवेदना जगती है। चित्रात्मक शैली के रूप में प्रेजेंट किया गया है इसको कि कवि ने भिक्षुक और उनके बच्चों की स्थिति का चित्र ऐसा प्रेजेंट किया कि वो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि भिखारी है, उसके दो बच्चे हैं। तो ये जो शैली है वो चित्रात्मक शैली है। व्यक्तिगत अनुभव, लेखक के स्वयं के अनुभव हैं ये, तो जो उन्होंने देखा भोगा उसी को उन्होंने कविता के रूप में प्रेजेंट किया है। तो निष्कर्ष के तौर पे बोल सकते हैं कि भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। यह उनकी संवेदनशील दृष्टि और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की गहरी अभिव्यक्ति है। इस कविता में निराला जी ने गरीबी, भूखमरी और सामाजिक असमानता की कठोर सच्चाई को अत्यंत मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। यह कविता हमें मानवता, करुणा और सामाजिक चेतना के लिए झकझोरती है।
भिक्षुक और उसके बच्चे की हालत देखकर हमारे समाज की विफलता और संवेदनहीनता उजागर होती है। यानी जब हम भिक्षुक कविता में भिक्षुक को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं और उनके बच्चों की स्थिति को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हमारा समाज कैसा है, हमारे देश की सरकार कैसी है कि मुट्ठी भर दाने के लिए और छोटे से पेट को भरने के लिए व्यक्ति को इतना संघर्ष करना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है। और यह हमारे देश के लिए या हमारे उस सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो अपने नागरिकों का पेट पालने के लिए या पेट भरने के साधन उपलब्ध करवाने में असमर्थ है। तो ये उस समय की स्थिति को बता रहा है जब हमारे देश में अकाल पड़ा था, भूखमरी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। तो उस समय की स्थिति को बताने का प्रयत्न किया है, जो वर्तमान में अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की स्थिति पहले से अच्छी है या सुधर गई है, ऐसा हम नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं ये प्रासंगिक लगती है, कहीं ना कहीं ये वर्तमान से जुड़ी लगती है कि हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उनके साथ इस तरह का हो रहा है कि दो मुट्ठी भर पेट भरने के लिए उनको इतना संघर्ष और करना पड़ता है और संघर्ष करने का मजबूरी है। ये कोई फैशन नहीं है, वो फैशन की अलग बात होगी या प्रोफेशनल की अलग बात होगी, पर ये मजबूरी और लाचारी और गरीबी या मजबूरी, इसके बारे में लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।